जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था कि जो डिजीजेज होते हैं उनके बारे में हमने देखा था। आज इस लेक्चर में हम लोग जो है डिजीज कौन कौन से हैं, किस तरह से डिजीज हैं, उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। डिजीजेस को जो कैटेगरीज में बांटा गया है उन कैटेगरीज को देखेंगे। साथ ही साथ हम जो कुछ स्प्रेड होने वाले डिजीज हैं उनको भी देखेंगे और हम उनके प्रिवेंशन और क्योर के बारे में भी यहाँ पे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स जो रिलेटेड हैं डिजीज से। ये टर्म्स बार बार आपको आएंगे और इन टर्म्स का मतलब आपको समझना है कि ये क्या होता है। पहला जो टर्म आएगा वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी पैथोजन का हमारे बॉडी पे अटैक होना। वो अटैक किसी भी तरीके से हो सकता है, एयर के माध्यम से हो सकता है, वाटर के माध्यम से हो सकता है, फूड के माध्यम से हो सकता है या किसी से टच करने के माध्यम से हो सकता है। ये किसी भी तरह से हमको जो है इन्फेक्शन हो सकता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कहेंगे। दूसरा होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इन्फेक्शन होने से सिम्टम दिखाई देने, ऐसा नहीं है कि अभी आपको इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम तुरंत के तुरंत आपको दिखाई देने लगेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जब आपको इन्फेक्शन होगा तो उसमें समय लगेगा, 2-3 दिन का, इवन 4 दिन का भी समय लग सकता है। कभी कभी समय ये 1-1 साल, 1.5 साल तक का भी ये समय होता है। यानी जो सिम्टम दिखाई देते हैं जैसे बुखार होना, सर्दी होना, हेडेक होना, पेन होना, तो ये जो सिम्टम हैं, ये सिम्टम दिखाई जो देंगे, इन्फेक्शन और सिम्टम दिखाई देने के बीच के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इन्फेक्शन और सिम्टम के बीच का जो पीरियड होगा, अब वो 3 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा है आपका एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक जो हैं, ये एक तरह की दवाइयां हैं। एंटी का मतलब हो गया है जो अपोज करती हैं, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, पैथोजन और कोई आपका हेलमिंथीज हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो इन्हीं के एंटी, इन्हीं के अगेंस्ट में हम जो भी दवा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक और एक होता है एंटीवायरल। एंटीवायरल वायरस जो है वो एक अलग तरह की एंटिटी है। जैसा कि हम लोगों ने 9th पढ़ा भी है कि वायरस एक अलग तरह का एंटिटी है। वो तो ना लिविंग में आता है और ना ही नॉन लिविंग में आता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है वो, तो उसके लिए एक अलग तरह की दवाई होती है, उसे हम एंटीवायरल कहते हैं। यानी वायरस को खत्म करने के लिए जो भी दवाइयां बनती हैं उनको हम एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एंटीबायोटिक जो होता है वो है आपका प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, हेलमिंथीज, इन सब को मारने के लिए जो दवाइयां होती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। पैथोजन जो टर्म है, पैथोजन का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो या जो आपके बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर रहा हो। डिजीज कॉज करने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो पैथोजन कहलाएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है वो पैथोजन कहलाएगा। उसके बाद टर्म आता है आपका वैक्सीन। वैक्सीन जो है ये एक्चुअल में यही जो पैथोजन होते हैं इन्हीं को मार करके बनाया जाता है। यानी उनकी सिर्फ डेड बॉडी होती है और हमारे बॉडी के अंदर उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। वैक्सीन एक्चुअल में यही
पैथोजन होते हैं और वही पैथोजन मार करके यानी उनकी डेड बॉडी जो है हमारे बॉडी के अंदर भेज दी जाती है। और जब इनकी डेड बॉडी हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती है तो हमारी जो बॉडी है वो एक तरह का प्रोटीन का हथियार बनाती है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, एक तरह का प्रोटीन से बना हुआ एक हथियार है जो वैक्सीन हमको मिला है उसके अगेंस्ट में बन जाता है। यानी मरे हुए वायरस या मरे हुए पैथोजन के अगेंस्ट में अभी हमने एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर बन जाता है। और एक बार जिस तरह का एंटीबॉडी बन जाता है फिर उसको दोबारा उस तरह की एंटीबॉडी नहीं बनानी पड़ती है। यानी हमारे बॉडी को एक बार अगर जो एंटीबॉडी बन गई उसके अगेंस्ट में, उस बैक्टीरिया वायरस या किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में अगर जो हमारी एंटीबॉडी बन गई तो फिर जिंदगी भर जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये जो एंटीबॉडी बनती है वो किसके अगेंस्ट में बन रही है? वायरस के अगेंस्ट में, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में या किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में बन रही है। और वो बैक्टीरिया वायरस जो वैक्सीन के रूप में लिया गया है वो एक्चुअल में क्या है? मरा हुआ है। ठीक है, तो अब मरा हुआ है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई है। लेकिन जब कभी भी जिंदा वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन से हमारा अटैक होता है तो क्या होता है? एंटीबॉडी हमारे अंदर पहले से बनी हुई है। तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है? उस वायरस, उस पैथोजन को मार देती है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो इम्यून रहती है। यानी हमारी बॉडी सुरक्षित रहती है, इससे हमको इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें आता है एक टर्म आपका एंटीजन। एंटीजन क्या चीज होता है? एंटीजन जो है यही जो पैथोजन है, मरे हुए जो पैथोजन है या जिंदा पैथोजन है, वो उनका एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है तो एक बैक्टीरिया के ऊपर जो है तमाम तरह के प्रोटीन पाए जा रहे हैं। तो यही प्रोटीन्स जो इनके ऊपर पाए जाते हैं वो एक्चुअल में क्या काम करते हैं? एंटीजन का काम करते हैं। यानी इसी एंटीजन को वो रिकॉग्नाइज करता है। कौन रिकॉग्नाइज करता है? एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करता है। और एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करके इसी एंटीजन को जो बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट हैं, जो बैक्टीरिया के ऊपर प्रोटीन है, एक्चुअल में ये प्रोटीन जो हैं ये बैक्टीरिया के किसी काम के लिए हैं, लेकिन वो हमारे लिए एज ए एंटीजन की तरह काम करेंगे। वो प्रोटीन जो बैक्टीरिया के ऊपर लगे हैं, बैक्टीरिया का कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर उनका कोई स्पेसिफिक काम होगा, रोल होगा, लेकिन हमारे बॉडी में जब वो पहुंचते हैं तो वो एज ए एंटीजन की तरह रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और उसी के रिकॉग्निशन से या उसी के अगेंस्ट में हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया इस बैक्टीरिया के इसके अगेंस्ट में, इस प्रोटीन के अगेंस्ट में, यानी इस एंटीजन के अगेंस्ट में बन गया है, तो अब ये बैक्टीरिया अगर जो लिविंग बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगा तो चूंकि हमारे पास तो एंटीबॉडी बन गई है तो ये लिविंग बैक्टीरिया को भी क्या करेगा? मार देगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो एंटीजन भी समझ में आ गया, वैक्सीन भी समझ में आ गया और एंटीबॉडी भी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि डिजीज की कैटेगरी बांटी गई है। तो डिजीज जो है वो कई तरह से हो सकते हैं। जैसे एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, उनके होने के एक्सटेंट पे हम कितना बता सकते हैं कि वो किस तरह का डिजीज है। ड्यूरेशन के आधार पे कि कितने जल्दी हो रहा है या कितने लेट में हो रहा है, उसके आधार पे डिजीज को बांटा गया है। कम्युनिकेबिलिटी के आधार पे, या फैल सकता है या नहीं फैल सकता है, इसके आधार पर हम बांट सकते हैं। दूसरा है पैथोजन के आधार पर कि ये किस तरह का पैथोजन है, उसके आधार पे भी हम रोग को अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ अकरेंस के आधार पर ये कितने तरह से बांटे गए हैं। तो एक्सटेंट ऑफ अकरेंस के आधार पर ये 4 तरह से डिवाइड किए गए हैं।
पहला है एंडेमिक, दूसरा है एपिडेमिक, तीसरा है पेंडेमिक और चौथा है स्पोरेडिक। तो एंडेमिक का मतलब होता है यह किसी एक विशेष क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में वो फैले, ठीक है, और वहीं तक वो सीमित रहे। जैसे कि येलो फीवर जो होता है वो स्पेसिफिकली जो है वो अफ्रीका के कुछ रीजन में पाए जाते हैं। तो इस तरह के डिजीज को हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एपिडेमिक जो होता है ये क्या होता है कि ये स्प्रेड करता है, एक जगह होता है लेकिन ये क्या करेगा, अलग अलग जगहों में स्प्रेड करेगा, ठीक है। इस तरह के रोग को हम कहते हैं एपिडेमिक। लेकिन इसका दायरा जो होगा वो बहुत सीमित दायरा होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे फैला और वो जाके अमेरिका तक फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर जो वही रोग अमेरिका तक फैल जाता है या विश्व के हर एक कोने में फैल जाता है तो उस तरह के डिजीज को हम पेंडेमिक कहेंगे, ठीक है। एपिडेमिक में जैसे प्लेग है, ठीक है, ये मान लो कि सूरत में स्टार्ट हुआ, गुजरात में एक जगह है सूरत, तो सूरत में स्टार्ट हुआ और सूरत से स्टार्ट होकर के भारत के कई राज्यों में कई जगह पे ये प्लेग जो डिजीज था वो फैल गया, तो इसलिए इसको एपिडेमिक कहा गया। लेकिन अभी के केस में हम देख रहे हैं कोरोना चाइना से निकला और पूरे विश्व के हर देश में लगभग ये पहुंच गया है, तो इस तरह के डिजीज को हम पेंडेमिक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक जो डिजीज होते हैं वो बहुत ही छोटे लोकल एरिया में और छिटपुट जगहों पे, जैसे भारत में है, जैसे डायरिया होता है, तो डायरिया जो होगा तो एक ही लोकेलिटी होगी, लेकिन लोकेलिटी में सभी लोगों को डायरिया नहीं होता है। मान लीजिए एक गांव है, वहां पे डायरिया स्टार्ट हो गया, हैजा जिसे हम कहते हैं स्टार्ट हो गया, तो हैजा से जो है वो पूरा गांव का गांव नहीं साफ हो जाएगा, कुछ लोगों को होगा कुछ लोगों को नहीं होगा। तो इस तरह के डिजीज को हम स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब ड्यूरेशन के आधार पर जो डिजीज है कि डिजीज का ड्यूरेशन कितना रहता है, उसके आधार पर ये दो तरह के होते हैं, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जो है वो तुरंत होते हैं और 2-3 दिन 4 दिन या हफ्ते भर में ये खत्म भी हो जाते हैं। जैसे अचानक से हमको इन्फेक्शन हो गया और अचानक से तुरंत हमको सर्दी खांसी हो गई और 2-3 दिन 4 दिन बाद हफ्ते भर बाद जो है हल्का फुल्का मेडिसिन लिए और वो ठीक हो गया और हम फिर नॉर्मल हो गए, जैसे थे वैसे के वैसे हो गए और पुनः हम अपने काम पे आसानी से जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के डिजीज को हम एक्यूट डिजीज कहते हैं, जो तुरंत हो और तुरंत ठीक भी हो जाए। इस तरह के डिजीज को हम क्या कहेंगे, एक्यूट डिजीज कहेंगे। क्रोनिक डिजीज उन डिजीज को कहते हैं जो डिजीज धीरे धीरे होते हैं आपके बॉडी के अंदर, वो डिजीज धीरे धीरे होगा, यानी उसका जो समय होगा होने का वो समय लगेगा, काफी समय लगेगा और ये होने के बाद काफी समय तक रहेगा भी आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर ये काफी समय तक रहेगा। जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ऐसा नहीं है कि आज इन्फेक्शन हुआ और आज ही हो जाएगा हमको। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन मान लीजिए आज हुआ तो हमको पता टीबी का जो सिम्टम है वो सिम्टम आने में हमको हो सकता है साल भर लग जाए, 6 महीना लग जाए। सिम्टम आएगा, फिर पता चला हाँ हमको टीबी हो गया, तो टीबी की अब दवा भी चलेगी लंबी, 6 महीने साल भर उसकी दवा भी चलेगी, तो अब जाकर के टीबी हमारा ठीक होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम क्रोनिक डिजीज देखते हैं दवा करने के बाद में, यानी कि पूरा उसका मेडिसिन लेने, प्रॉपर मेडिसिन लेने के बाद में भी हमारा कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो इफेक्टेड रहता है, हम बहुत ही ज्यादा जो है वो सुटेबल अपने आप को नहीं महसूस करते हैं कि जिस तरह से एक्यूट डिजीज में हम हफ्ते भर में ठीक हो गए फिर अपने काम पे चले गए, उस तरह से, क्योंकि इसमें हमारा वजन कम हो सकता है, हमारा कोई ऑर्गन फेल हो सकता है। क्रोनिक डिजीज इस तरह का होता है, यानी ये धीरे धीरे होगा, लंबे समय तक रहेगा और उसके बाद में इससे हमारे बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को इफेक्ट भी पड़ सकता है। अब कम्युनिकेबिलिटी के आधार पर, यानी वो फैल सकता है या नहीं फैल सकता है, इसके आधार पर जो है हम इसे 2 तरीके से बांट सकते हैं, कंजेनाइटल डिजीज
और एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज का मतलब होता है जो जन्म से हमको मिलता है। जन्म से मिलने वाले डिजीज में क्या हो सकता है, या तो आपको जेनेटिक कोई डिसऑर्डर होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे जो अपने आपके माता पिता को डिसऑर्डर था वही आपको हो गया, तो इसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, और वो आपको बाय बर्थ मिलता है, जन्म से मिलता है। इस तरह के डिजीज को हम कंजेनाइटल डिजीज कहेंगे। या मां के गर्भ में रहते समय किसी किसी चीजों की कमी की वजह से आपको कोई डिजीज हो गया, आपका कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो उस तरह के डिजीज को हम कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो तालू का फटा होना, जो होंठ कटे पैदा होते हैं बच्चे, तो उसमें जो है मां को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि फोलिक एसिड की कमी होती है। तो फोलिक एसिड और आयरन की कमी होने से बच्चे का वो जो तलवा है वो फटा हुआ पैदा हो सकता है। या अगर जो आयरन की कमी है तो बच्चा जो है वो एनीमिक पैदा हो सकता है, एनीमिया हुआ होगा। तो इस तरह की डिजीज को हम कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं। या तो जेनेटिक डिजीज होगा ये, या तो किसी चीज की कमी की अवस्था से, गर्भावस्था के दौरान किसी चीज की कमी की वजह से हुआ है। और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब होता है अब हम पैदा हो चुके हैं, अब बाहर से इन्वायरमेंट में से हमको जो है वो चीजें मिल रही हैं, बाहर से हमको मिल रहा है, तो इस तरह का डिजीज जो होगा उसे हम कहेंगे एक्वायर्ड डिजीज। ये डिजीज जो एक्वायर्ड डिजीज होंगे वो या तो इन्फेक्शियस डिजीज होंगे और या तो नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है कि एक दूसरे में जो फैलता है, स्प्रेड होता है। जैसे आजकल कोरोना देख रहे हैं, ये भी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन से हो रहा है, एक दूसरे से टच करने से हो सकता है, या एक दूसरे के चीजों को यूज करने से हो सकता है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है ऐसे डिजीज जो हमने एक्वायर किए हैं लेकिन वो स्प्रेड नहीं हो सकते, हम किसी को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको डायबिटीज हो जाए तो डायबिटीज हम किसी को दे नहीं सकते हैं, वो एक्वायर हुआ है, हमको अभी मिला है हमको। ठीक है, हमारे इसी लाइफ टाइम में हमको मिला है लेकिन हम उसे किसी को दे नहीं सकते। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी एक तरह की बीमारी है, इसको भी हम किसी को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरटेंशन जैसी और आपका ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ये सब जो डिजीज हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि हम डिजीज को जो है वो पैथोजन के आधार पर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कि जो डिजीज है वो वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, प्रोटोजोआ से हुआ है, या हेलमिंथ्रीज से हुआ है। उस आधार पर हम जो है डिजीज को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे, जो कम्युनिकेबिलिटी के आधार पर डिजीज कौन कौन से हैं। तो कम्युनिकेबिलिटी के आधार पर ये हमने कंजेनाइटल डिजीज के बारे में खूब बढ़िया से डिस्कस किया हुआ, एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज जो है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब होता है कि हम अपने खाने पीने में अगर हमारे किसी विटामिन की कमी हो जाए, या प्रोटीन की कमी हो जाए, या और किसी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, फैट की कमी हो जाए हमारे खाने में, तो उस कमी की वजह से हमको कोई ना कोई डिजीज हो जाएगा। तो इस तरह के डिजीज को हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज, जैसे हमारी एज धीरे धीरे जब बढ़ती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, डीजेनरेट करती है धीरे धीरे। आज हम बच्चे हैं, कल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जवान होंगे, फिर क्या होंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स वैसे ही काम करेंगे जैसे हम बच्चे थे, जिस तरह वो तब काम करते थे? ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे क्या होंगे, डीजेनरेट होने लगते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी कमी आने लगती है। तो उसकी वजह से जो डिजीजेज होते हैं उनको हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। तीसरा होता है एलर्जी। एलर्जी का मतलब होता है ये एक हाइपर जो है
रिस्पॉन्सिव चीजें होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। जैसे बाहर से कोई चीज हमको जो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करती। जैसे आप बाहर टहल रहे हो, डस्ट है बाहर, तो डस्ट आपके नाक में जाएगा तो आपको तुरंत छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। तो वो छींक आना क्या है, वो एक तरह का एलर्जी है। ठीक है, छींक इसलिए आ रही है कि जो डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं आपके नाक के अंदर, तो वो छींक आने की वजह से वो डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे। आपका नोज जो है वो रनिंग हो जाएगा, वाटर उससे निकलने लगेगा। वो इसलिए निकलेगा ताकि आपके बॉडी के अंदर, आपके नाक के अंदर जो डस्ट पार्टिकल गए हुए हैं वो बाहर निकल जाए। तो इस तरह के प्रोसेस को हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, यह हमारी बॉडी के लिए जो सुटेबल नहीं है, तो बॉडी हमारी क्या करती है, उसको रिजेक्ट करती है। तो खांसी आना, छींक आना, बुखार होना, ये सब एलर्जी के लक्षण हैं। हमारे शरीर के ऊपर दाने निकल जाना, बहुत लोगों को जो है साबुन नहीं सूट करता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे लक्स साबुन हम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि लक्स जब हम यूज करते हैं तो हमारे शरीर पे जो है दाने निकल आते हैं, चकत्ते आ जाते हैं। तो इस तरह से साबुन से भी एलर्जी हो सकती है, क्योंकि साबुन में तमाम तरह के केमिकल्स पड़े हुए हैं। तो कौन सा केमिकल आपके लिए नुकसानदेह है, ये डिसाइड करता है आपका खुद का बॉडी। ठीक है, तो बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे तुरंत क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। और जब रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट करने का उसका अपना तरीका है, वो रैसेस आ जाएंगे, दाने निकल आएंगे, चकत्ते निकल आएंगे। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, एलर्जी। ये हाइपर रिस्पॉन्सिव जो है वो मैकेनिज्म है, इसे हम एलर्जी कहते हैं। दूसरा होता है आपका कैंसर। कैंसर जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वो किसी की बात नहीं मानता है। ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं, सेल के ग्रोथ को ही हम कहते हैं कैंसर। और कैंसर जो हमारी बॉडी में हो जाता है, ये भी किस तरह का रोग होता है, नॉन इन्फेक्शियस। हमको कैंसर हुआ तो इन्फेक्शन से किसी दूसरे को, बगल वाले को कैंसर नहीं होगा। मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। मेंटल डिसऑर्डर जो है, अगर हम मेंटली जो है कमजोर हैं, नहीं हम मेंटली समझ पाते हैं, तो भी क्या हो सकता है कि जैसे साइजोफ्रीनिया है, साइजोफ्रीनिया हो जाएगा। अल्जाइमर डिजीज, भूलने की जो आदत होती है, साइजोफ्रीनिया जो है वो एक तरह का इस डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर है कि उसमें जो है आप इमेजिन कर लेते हो किसी किसी चीज को कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इसी साइजोफ्रीनिया पे हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट थे, जॉन नैश। ठीक है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। वो जो है, उनको यह डिजीज थी साइजोफ्रीनिया। ठीक है, और उनको जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मैथमेटिक्स में इतना अच्छा काम किया हुआ था कि उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिला था, उनको जो है दूसरे फील्ड में, यानी बायोलॉजी के फील्ड में, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के फील्ड में उनको दिया गया था नोबेल प्राइज, क्योंकि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो जॉन नैश जो साइंटिस्ट थे, उनको जो है ये साइजोफ्रीनिया नामक बीमारी थी। आप लोगों को मैं एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूं, अगर जो आप हिंदी में भी है वो मूवी, हॉलीवुड की मूवी है अ ब्यूटीफुल माइंड। क्या नाम है उसका, अ ब्यूटीफुल माइंड। ये मूवी आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। साइंटिस्ट के ऊपर बनी हुई जितनी मूवी है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब आप देखिए। बहुत सारे साइंटिस्ट के ऊपर मूवी बनी हुई है, जैसे अभी हमने इनको बताया, जॉन नैश के ऊपर जो है ये बनी हुई मूवी है। आइंस्टाइन है, उनके ऊपर मूवी बनी हुई है। उसके बाद में हमारे देश में एक रामानुजन, तो उनके ऊपर भी मूवी बनी है। रामानुजन के ऊपर जो मूवी बनी है, अ मैन हु नोज इन्फिनिटी। नोट कर लीजिए, अ मैन हु नोज इन्फिनिटी। तो ये दो मूवी मैं आपको रिकमेंड करता हूं। एक तो अ ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है, इस मूवी को आप लोग देखिएगा, ब्यूटीफुल माइंड ये, और दूसरा आप मूवी देखिएगा अ मैन हु नोज इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोनों मूवी आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, और दूसरा होता है ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो रोजगार होता है, किसी भी व्यक्ति का कोई ना कोई तो रोजगार होगा। ठीक है, तो हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत लोग जो है वो सीमेंट के कारखाने में काम करते हैं,
चूने की फैक्ट्री में काम करते हैं, या संगमरमर की फैक्ट्री में काम करते हैं, या टाइल्स की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहां पे या कहीं केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अगर उस केमिकल के एक्सपोजर में, उस चीजों के एक्सपोजर में जो है वो आते हैं, तो कुछ दिनों के बाद, जैसे साल 2 साल 4 साल 5 साल वो काम करने के बाद उनको कुछ डिजीज हो जाते हैं, तो वो स्पेसिफिकली उस फैक्ट्री में काम करने की वजह से ही उनको डिजीज हुआ है। तो इस तरह के डिजीज को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। जैसे हम देखते हैं जनरली मजदूरों को जो सीमेंट ढोते हैं, तो वो अपने ऊपर, मुंह के ऊपर मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं, तो सीमेंट उनको इनहेल भी हो जाता है साथ साथ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनके फेफड़े तक वो, उनके लंग्स तक वो जमा हो जाता है, जिनकी वजह से उनको लंग्स की कई बीमारी हो जाती है। उसके बाद आता है एडिक्शन। तो शराब या और नशे की चीजों को लेकर के जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है कि कई तरह के डिजीज उत्पन्न होते हैं, और ये जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो उनका डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा या तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है पैथोजन और हेल्दी पर्सन के बीच में कोई भी मिडिल मैन काम नहीं करेगा। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि यहाँ वेक्टर बॉर्न जो है वो चीजें होती हैं, यानी पैथोजन और जो होस्ट है उसके बीच में एक पैथोजन को ले जाने वाला जो है वेक्टर काम करेगा। जैसे हाउस फ्लाई होता है, जैसे आपका मॉस्किटो होता है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक वेक्टर का काम कर रहे हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई से तमाम तरह के जो है वो कॉलरा, डिसेंट्री, ये सब सारी चीजें हो रही हैं, और आपके जो मॉस्किटो है उससे मलेरिया, फाइलेरियोसिस, ये सारी चीजें होती हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज को इनडायरेक्ट डिजीज हम ट्रांसमिशन कहते हैं। और डायरेक्ट ट्रांसमिशन में उसमें डायरेक्ट जो कांटेक्ट होगा इन्फेक्टेड पर्सन से, उसके द्वारा हो सकता है। जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स है। कांटेक्ट विद सॉइल से हो सकता है, जैसे टिटेनस जो है। एनिमल बाइट के थ्रू हो सकता है, जैसे रेबीज। प्लेसेंटल का मतलब होता है कि जैसे जब मां को मान लीजिए एड्स हुआ है, तो बच्चा उसके गर्भ में अगर पल रहा है तो उसके प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो वायरस उस बच्चे को भी हो सकता है। तो इस तरह के जो है डिजीज को ट्रांस प्लेसेंटल डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये एड्स, जैसे एड्स है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारे क्या है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे हम, आप हमारे सामने खड़े हैं और हमको जो है वो निमोनिया हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, और हम छींक दिए, तो उसके ड्रॉपलेट जो है आपकी तरफ भी जाएंगे, तो आप उससे क्या होंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के इन्फेक्शन को हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमेशा क्या होगा, वेक्टर के थ्रू होगा, या तो किसी फ्लाई, हाउस फ्लाई के थ्रू होगा, या मॉस्किटो के थ्रू होगा, या हम कह सकते हैं कि कंटामिनेटेड फूड से हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड से हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर से हो सकता है हमको, जैसे कॉलरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एस्कैरियोसिस हो गया। हवा से हो सकता है, एयरबॉर्न डिजीज हो सकता है, जैसे कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है। फोमाइट बॉर्न हो सकता है, जैसे कॉमन कोल्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, और उनके होने का जो तरीका है वो हमने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। ये जो है कुछ जो है आपके डिफिशियंसी डिजीज हैं, जैसे प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी, इसे हम कहते हैं मैरास्मस। ठीक है, ये बिलो 1 ईयर के नीचे के जो बच्चे होंगे उनको होगा। ठीक है, इसमें कई जो सिम्टम है यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रोटीन की कमी से भी एक और होता है, क्वाशियोकर। ठीक है, ये होगा 1 से 3 साल के बच्चे, दोनों देखिए प्रोटीन की कमी से ही हो रहा है, लेकिन ये 1 साल के नीचे के बच्चे हैं और 1 साल से 3 साल के बीच के बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों जो है, एक है आपका मैरास्मस और दूसरा है आपका क्वाशियोकर। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया आपको डिजीज होगा। विटामिन B12 की कमी से आपको पर्नीशियस अनीमिया होगा। फोलिक एसिड से कमी से जो है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होगा। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होगा।
विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है। विटामिन बी1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो सकता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा हो सकता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। डिजेनरेशन से जो है वो हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, किडनी, ये डिजेनरेशन वाली डिजीज है। हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो एलर्जी होती है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल जो होता है वो कैंसर और ट्यूमर होता है। इनके जो सिम्टम है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग इसको जो है पॉज करके इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ पैथोजन के आधार पर। पैथोजन के आधार पर भी हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। अगर जो वायरस से हो रहा है वायरल डिजीज, बैक्टीरिया से बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ से प्रोटोजोअन और हेलमिंथीस से जो है वो हेलमिंथल डिजीज हो सकते हैं। पहले हम लोग वायरल देखते हैं, जैसे हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू होता है। किससे होगा? हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू होगा। ठीक है, ये लीवर को डैमेज करता है हमारे। पहले हमको क्या होता है? पीलिया होगा, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये लीवर को बहुत सारा डैमेज करने के बाद क्या हो जाएगा? हमको हेपेटाइटिस हो जाएगा, और जब बहुत एक्यूट के क्रोनिक केस हो जाएगी तो हमारी डेथ भी हो सकती है। रेबीज जो है वो डॉग्स और जो है आपके कैट्स के बाइट करने से होती है। रेबीज वायरस होता है। और पोलियो वायरस होता है, ये पोलियो वायरस होता है, इसका नाम पोलियो वायरस है। पोलियो ये जो है आपके कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, पोलियो जो होगा। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो मिक्सी वायरस करके नाम है, मिक्सी वायरस से इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है जो कॉमन कोल्ड होता है, उसी को हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। डेंगू वायरस जो होगा वो डेंगू वायरस से ही होता है। एडीज मच्छर से फैलता है, इसका वेक्टर जो होगा डेंगू का वो कौन सा होगा? एडीज होगा। एडीज मच्छर दिन में भी काटते हैं, याद रखिएगा। एडीज ही मच्छर हैं जो दिन में काटते हैं। एडीज मच्छर से एडीज मॉस्किटो जो हैं वो डेंगू फैलाते हैं। चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसोला रोस्टर करके वायरस का नाम है, इससे होगा चिकन पॉक्स होगा। जो छोटी माता निकलती है तो कहते हैं गांव में जो चेचक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। और ये किससे होगा? वेरिसोला रोस्टर से होगा। एड्स जो है ये HIV वायरस से होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है उससे होगा। ठीक है, तो ये वायरल डिजीजेज है। बैक्टीरियल डिजीज में ट्यूबरकुलोसिस है, जिसे हम टीबी कहते हैं। ये देखिए टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होगा। टाइफाइड जो है साल्मोना टाइफी से होता है। कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरी से होगा। तो ये बैक्टीरिया के नाम हमने आपको बता दिए हैं, इस बैक्टीरिया से ये चीजें होंगी। ट्यूबरकुलोसिस आपका माइकोप्लाज्मा ट्यूबरकुलोसिस है। टाइफाइड साल्मोना टाइफी है। कॉलेरा जो है वो विब्रियो कोलेरी से होगा। प्रोटोजोआ में जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हें प्रोटोजोआ कहा जा रहा है, उससे मलेरिया होता है। मलेरिया में हम प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम के कारण जो है ये मलेरिया होता है। मच्छर ही इसके वेक्टर होते हैं, जो मॉस्किटो होते हैं वो वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे एनाफिलीज जो होगी, फीमेल एनाफिलीज, वो आपकी वेक्टर होगी। ठीक है, अमीबियोसिस जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम ये अमीबियोसिस होता है। ये अमीबियोसिस में क्या होगा? ये डायरिया की तरह होता है कि और जो है वो स्टूल में ब्लड आने लगते हैं। ठीक है, स्टूल में ब्लड आने लगता है। फाइलेरियासिस जो है उकरेरिया ब्रैंकेफ्टाई हेलमिंथीज है, उसके कारण से जो है ये फाइलेरिया होता है, जिसे हम हाथी पांव डिजीज यानी हाथी पांव रोग एलिफेंटासिस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रोगों को रोकने के लिए कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिंग डिजीज, उनके लिए क्या क्या उपाय है, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। पहले तो इनके जनरल वेज हम देखते हैं कि जनरल वे में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल वे में हम देखते हैं कि एयरबॉर्न डिजीज को हम कैसे रोक सकते हैं। एयरबॉर्न जो डिजीज है, पहली बात तो हम फ्रेश एयर में चाहिए, हमको रहना चाहिए कहाँ? फ्रेश एयर में। अगर हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो मास्क का यूज करें। ठीक है,
उससे क्या होगा कि हम कम से कम जो है वो हमारे जो ओपन चीजें हैं वहां कम से कम इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो जो भी एयरबॉर्न डिजीज हैं हम उनको उस तरह से रोक सकते हैं। वाटर बॉर्न जो डिजीज है, तो हम वाटर को अगर जो साफ पानी पिए, उबाल करके पानी पिए या उसको फिल्टर करके हम पानी पिए, तो हमको वाटर से जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं उनसे हमको छुटकारा मिल सकता है। तीसरा होता है वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो वेक्टर के माध्यम से जो डिजीज फैलते हैं, जैसे मच्छर से जितने भी डिजीज फैलते हैं या मक्खी से जितने भी डिजीज फैलते हैं, इनको हमको रोकने के लिए क्या करना होगा कि हमारे अपने घर को, साथ ही साथ हमारे अपने कॉलोनी को साफ सुथरा रखना है। कहीं भी पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो हमारे घर में हो चाहे वो हमारे घर के बाहर हो, वहां पे हमको पानी का जमाव नहीं करना होगा। जो पुरानी चीजें रखी हुई हैं घर में, पुराने सामान रखे हुए हैं, उनको वहां से क्लीन कर देना होगा, हटा देना होगा। अगर जो वहां से हम उनको नहीं हटाएंगे तो वहां पे जो है वो ये वेक्टर पनपने लगेंगे, उगने लगेंगे, होने लगेंगे, ठीक है। और इन्हीं वेक्टर के कारण ही हमको डिजीज होगा। स्पेसिफिक वे अगर बात करें, स्पेसिफिकली हम किसी डिजीज को कैसे कम कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके। हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, यानी जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी हमारे बॉडी को रक्षा करने की, हमारे बॉडी के अंदर भी रक्षा करने की प्रणाली है, उसी प्रणाली को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और उसकी जो ताकत होती है, उस रक्षा प्रणाली की जो ताकत है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। यानी हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी को अगर जो मजबूत कर लें तो हम बहुत सारे डिजीज से ऐसे ही निजात पा सकते हैं। तो इम्यूनिटी को अगर जो हमको सही करना तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज कि हमको अपने दिनचर्या जो होती है, जो हमारा डेली रूटीन होता है, हम अपने डेली रूटीन को सही करें, ठीक है। पहले जब हम अपने डेली रूटीन को सही कर लेंगे तो हमारा इम्यूनिटी डेवलप करेगा, बढ़िया होगा। दूसरी चीज होती है कि हमारा खान पान, जो हमारा खान पान है, यानी हम बाहर की कोई चीज ना खाएं, हमेशा घर का बना हुआ ताजा चीज खाएं। दूसरी चीज, हम अच्छी चीजों को खाएं जिसमें कि न्यूट्रिशन हो, बढ़िया न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं उसको खाएं, कभी खाली पेट ना रहें। तो इससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। हमारे आयुर्वेद में भी कई सारी चीजें हैं जिसका हम उपयोग अगर जो हम दिन में 1-2 बार करते हैं तो भी हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, बूस्टअप करेगी, यानी बढ़ सकती है। जैसे जो आयुष मंत्रालय के द्वारा काढ़ा प्रोवाइड किया गया है, काढ़ा बताया गया है, काढ़ा बना करके पीजिए। तो अगर हम दिन भर में आज के समय में 2 बार काढ़ा हम पीते हैं सुबह शाम, तो ये मान के चलिए कि आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत बूस्टअप कर जाएगी और आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस काढ़े में हम आपको रेसिपी भी बता देते हैं। उसमें तेज पत्ता लेना है, इलायची लेना है, मिर्च लेना है, लौंग लेना है, तुलसी का पत्ता लेना है और थोड़ा सा गुड़ लेना है, दालचीनी लेना है। तो इतनी चीजों को आप एक जो है 2 गिलास पानी में रख करके उबाल लीजिए। उबाल करके उबालिए कुछ देर तक, उसको 15 मिनट 20 मिनट तक उसको उबाल लीजिए, फिर उसको छान करके पी लीजिए। आपका बहुत बढ़िया काढ़ा हो गया, तैयार हो गया। ये अच्छा काढ़ा भी रहेगा ताकि, और ये आपको इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करेगा। विटामिन सी से संबंधित जितनी चीजें हैं, जैसे लेमन है, यानी नींबू है, संतरा है, मौसमी है, तो इन सब चीजों को आप क्या कीजिए, यूज कीजिए, खाइए, ठीक है। दूध, दही, घी, इन सब प्रोटीन सी चीजों का भी आप सेवन कीजिए। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है, हमने अभी आपको समझाया वैक्सीन कैसे बनता है, कि वैक्सीन वो एक्चुअल में क्या होता है, उसी पैथोजन का डेड जो वर्जन होता है वही हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। जब डेड वर्जन रहेगा तो वो रोग तो उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी के अंदर क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया या वायरस से क्या हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा। यानी लिविंग बैक्टीरिया या वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर अटैक करेगा तो हमारे अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बना हुआ है, तो उस बैक्टीरिया वायरस को वो मार देगा। क्लियर हो गया।
तो अब हम बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन की। वैक्सीन का जो इन्वेंशन किया था वो एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। 1749 से लेकर के 1823 तक इन्होंने, मतलब ये जिंदा रहे। इन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स जो एपिडेमिक था उसको जो है उन्होंने 1788 में इसका जो है स्टार्ट किया था, और ये 1796 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक 8 साल के बच्चे के ऊपर। जब यहाँ पे इंग्लैंड में एक बार जो है ये स्मॉल पॉक्स जो है फैला, तो उन्होंने ये देखा कि पहले कभी काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड थे तो वो जो है कि उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यानी कि उनको ये समझ में आया कि जिसको भी काउ पॉक्स हो गया है एक बार, तो काउ पॉक्स जैसा ही स्मॉल पॉक्स भी है, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी ही उस स्मॉल पॉक्स के वायरस को क्या करती है, मार देती है। तो इन्होंने क्या किया कि एक 8 साल के बच्चे के ऊपर जिसका नाम जेम्स फिफ्थ था, उसके ऊपर जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यानी उसकी बॉडी के अंदर काउ पॉक्स के वायरस डाले, तो उसको थोड़ा सा फीवर हुआ और वो रिकवर हो गया थोड़े दिन बाद। उसके कुछ दिन बाद कुछ वीक बाद जो है इन्होंने उस बच्चे के ऊपर स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है उसके अंदर डाल दिया, और ये देखा गया बाद में कि वो बच्चा जो है वो हमेशा हेल्दी ही रहा, उसको किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं आया। तो इसके हिसाब से उन्होंने जो है वो जो है वैक्सीन बनाने की शुरुआत यहीं से की। ठीक है, तो ये वैक्सीन के बारे में कुछ था, आपको नॉलेज दे दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हुए हैं। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।